बच्चों को, बेटा आप सभी का फिजिक्स पढ़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टार्ट कर लें। तो पिछली क्लास के अंदर बेटे हम लोगों ने गॉस थ्योरम कंप्लीट कर ली है, ठीक ना। गॉस थ्योरम के जितने भी डेरिवेशन सिलेबस में हैं, कौन कौन से, लाइन चार्ज है, शीट है, होलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चारों के कंसेप्ट कंप्लीट हो गए। आज एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर है ना बेटे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड, उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहली यूनिट नहीं, पहला चैप्टर। एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर मिलके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनाते हैं पहली यूनिट। तो ये मान के चलिए कि आज आधी यूनिट पूरी हो जाएगी, ठीक बेटे। लास्ट टॉपिक देख, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मोशन। देखो ये टॉपिक ना बेसिकली आप लोगों ने 11th में पढ़ा हुआ है, ऐसा ही कंसेप्ट बिल्कुल। बस अंतर ये होता था कि वहां पे पार्टिकल का मास होता था और ग्रेविटेशन फील्ड होती थी। इस टॉपिक का नाम था मोशन अंडर ग्रेविटी या प्रोजेक्टाइल, या फिर प्रोजेक्टाइल। मोशन अंडर ग्रेविटी कब होता था? जब बॉडी का फ्री फॉल करते थे, वन डायमेंशन मोशन हो जाता था। जिधर जी होता था उधर ही बॉडी का वो क्या नाम है, प्रोजेक्टाइल का पाथ होता था, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और जब किसी एंगल पे डाल देते थे तो पैराबोला आ जाता था। एक बात जिंदगी भर याद रखिएगा कि अगर किसी बॉडी के ऊपर कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो कर सकती है या तो करेगी स्ट्रेट लाइन या फिर पैराबोला। तुम यहां पर देखना कि क्या बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स आएगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन आया है? हाँ साहब। तो अगर कोई आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ ले ना कि राइट द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल व्हेन प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आंसर है, जवाब है साहब, आइदर स्ट्रेट लाइन और पैराबोला। इट डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन, वो पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे छोड़ा गया है। बात समझ में आई है? स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बार ना 11th क्लास याद दिलाता हूं बेटे, ठीक है। 11 देखो, 11th के अंदर ना बेसिकली बेटे हम लोग दो प्रोजेक्टाइल बतौर डेरिवेशन पढ़ करके आए हैं। एक तो होता था हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, जिसके अंदर हम किसी पर्टिकुलर हाइट से बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे, प्रोजेक्टाइल को विद सम वेलोसिटी, और प्रोजेक्टाइल ऐसे ट्रैजेक्टरी फॉलो करके जमीन पे आता था। ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन था। एक होता था एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन के अंदर हम किसी एंगल पर बॉडी को प्रोजेक्ट करते थे और ये प्रोजेक्टाइल फेस करता था अपनी ट्रैजेक्टरी। यहां पर हम लोग उसकी रेंज, हाइट और इसका टाइम पीरियड, तीन चीजें कैलकुलेट करते थे। ये फॉर्मूले आपको याद भी होंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता था 2u sin थीटा बाई जी। हाइट u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। जी क्या होता था? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस मोशन के अंदर मैं एक बात जानता था कि पूरे पाथ के अंदर एक ही फोर्स बॉडी के ऊपर लगती थी, पूरे पाथ में, प्रोजेक्टाइल के ऊपर। और वो फोर्स कौन सी होती थी? वो mg होती थी, ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। इस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर सिर्फ एक ही फोर्स एग्जिस्ट करती है बाई के अलोंग, और वो होती थी mg। अगर फोर्स एक थी तो इसका मतलब एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही एग्जिस्ट करता था और उस एक्सेलरेशन का नाम होता था g। उस एक्सेलरेशन का नाम क्या होता था? g। यहां पर x के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगती थी। x के अलोंग फोर्स नहीं थी तो x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं था, सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता था g। एक ही एक्सेलरेशन होता था क्या? g। क्लियर है? x क्या होता था? 0। अब रही बात प्रोजेक्टाइल की, तो एक अच्छा बच्चा समझता है कि ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसके अंदर कभी प्रोजेक्टाइल को ऐसे नहीं देखा जाता कि भाई ये बॉडी है, ये प्रोजेक्टाइल यहां से एक लेकर के यहां तक आया, नहीं। ये वाली ट्रैजेक्टरी कभी कोई नहीं देखता है। अच्छा बच्चा समझता है कि प्रोजेक्टाइल दो मोशन का सम होता है, दो वन डायमेंशन मोशन का। कौन कौन सा? एक y के अलोंग और एक x के अलोंग। मैं तुझसे कहता हूं कि ये बॉडी यहां से लेकर के यहां तक 5 सेकंड में आ गई। कितने सेकंड में? 5 में। तो एक अच्छा बच्चा ये कहेगा सर 5 सेकंड में नीचे आई है और 5 में आगे गई है। मतलब दो मोशन में तोड़ा जाता है प्रोजेक्टाइल हमेशा, अलोंग y और अलोंग x। और टाइम एक ऐसा पैरामीटर होता था जो दोनों एक्सिस को जोड़ता था। मतलब ये हाइट दे देगा, क्लियर है? तो यहां से टाइम निकाल के इस वाले कंसेप्ट में डाल दूंगा। इसने ये डिस्टेंस दे रखा होगा, यहां से टाइम निकाल के यहां डाल दूंगा।
बच्चा बोला टाइम दे रखा होगा, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर तो दोनों में किसी में डालो। प्रोजेक्टाइल का बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि ये दो मोशन का सम है साहब। जिस बच्चे को 1D पर कमांड हो जाती है मोशन अंडर ग्रेविटी पर, और इस पे क्या नाम है एक्स के अलाउंग तो सभी को होती है, उसे प्रोजेक्टाइल अपने आप समझ में आता है। ये वही टॉपिक वापस रिपीट हो रहा है आज। अब मैं आपको याद दिला देता हूं कि इसमें हम एक क्वेश्चन करते थे जब 11th में हम लोग बच्चे को स्टार्ट कराते हैं प्रोजेक्टाइल, तो पहली या दूसरी क्लास में क्वेश्चन आ जाता है कि शो दैट द पाथ इज पैराबोला, शो दैट द पाथ इज पैराबोला। शो करिए कि ये जो ट्रेजेक्टरी है, ये जो पाथ है, ये पैराबोला है सब। तरीका क्या होता है इसको शो करने का? तरीका सीधा साधा था, कहीं पे भी पार्टिकल को कंसीडर कर लो जिसके कोऑर्डिनेट ले लो एक्स और वाई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पार्टिकल यहां से x की दूरी पर है और y नीचे है, y नीचे है। भाई किसी कोऑर्डिनेट पर है पार्टिकल x और y पर। इस x और y का मतलब क्या है कि इतना आगे जा चुका, इतना नीचे आ चुका। क्या टाइम एक ऐसी चीज है तो दोनों को आपस में जोड़ता है? हाँ साहब। जब आपने प्रोजेक्शन दिया है उसको x के अलोंग दिया है, क्या आपने uy की वैल्यू को 0 रखा हुआ है? हाँ सर। y के अलोंग कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं हुई है, तो हियर uy की वैल्यू क्या है? 0। एक से टाइम निकाल के दूसरे में डाल दे, एक से टाइम निकाल, यहां से निकाल देता हूं, टाइम ध्यान से देखियो। तो x इज इक्वल टू होता है बेटे uxt, x इज इक्वल टू होता है uxt प्लस हाफ ऑफ axt का स्क्वायर। तू जानता है कि x की वैल्यू 0 होती है, दैट्स वाई यहां से टाइम की अगर वैल्यू निकालता हूं तो x बाई ux हो गई। एक से टाइम निकाल के दूसरे में डाल दो, दूसरा कौन सा है? y क्या होता है सब? सर y होता है uyt प्लस में हाफ ऑफ ayt का स्क्वायर। uy कितना है मेरा? सर uy की वैल्यू 0 है, आपने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया हुआ है। अगर साहब uy 0 है तो बोलिए y की वैल्यू क्या हो गई? हाफ ay क्या है? g, और t का स्क्वायर, t ये है, दैट इज x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। याद कर हम लोग इसको कांस्टेंट लिख देते थे, ये सब गिवन वैल्यूज हैं, कांस्टेंट है सब। यहां से कंफर्म हो जाता है कि y इज इक्वल टू k ऑफ x का स्क्वायर हो गया। और तू जानता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पैराबोला होता है। इसका मतलब y और x जिस कोऑर्डिनेट के ऊपर, जिस ट्रेजेक्टरी के ऊपर आए हुए हैं, या y और x जिस ट्रेजेक्टरी के पॉइंट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, वो पैराबोला शेप रखती है सब। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, याद आया? बिल्कुल सेम यही टॉपिक है बेटे आज, बिल्कुल सेम यही है। सुनियो ध्यान से, समझा ये रहा हूं, दिमाग में ये रखना बिल्कुल। देख, मान ले बेटे मेरे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऊपर वाली प्लेट को मैं प्लस का चार्ज दे देता हूं और नीचे वाली को माइनस दे देता हूं। चार्ज अंदर दिखा दो, बाहर दिखा दो, कोई गलती है मत सोचना सर आपने बाहर दिखाया है, ठीक है, फिगर थोड़ी अच्छी लगेगी और कुछ नहीं, आराम से समझे। ऊपर वाली प्लेट को प्लस सिग्मा दे दिया, नीचे वाली को माइनस सिग्मा दे दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होगी सर? ऊपर से नीचे की तरफ होगी। बिल्कुल सही बात है सर। यूनिफॉर्म होगी? हाँ सर यूनिफॉर्म है। अब इसके अंदर आप एक चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दो। फिलहाल मैं चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर देता हूं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दे दिया सब। ये चार्ज पार्टिकल प्लस का क्यों ले लेता हूं? तो चार्ज अगर प्लस का है तो बेटे कंफर्म है कि माइनस की प्लेट की तरफ भागेगा। बोल सही बात है। अब जैसे मेरा पार्टिकल अंदर एंटर करेगा, याद कर यहां पे फोर्स कितनी थी? mg। यहां पे फोर्स कितनी थी? mg। कहीं पर भी जाएगा हर जगह mg थी सर। अब यहां पे देख, ये चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म फील्ड में एंटर करता है जिसकी इंटेंसिटी मुझे E गिवन है। जिसकी इंटेंसिटी क्या गिवन है? E। बोलिए साहब कितनी फोर्स लगेगी? बच्चा बोला सर फोर्स लगेगी चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। क्या ये फोर्स y के अलोंग लगेगी? हाँ साहब। क्यों? क्योंकि जैसे ये पार्टिकल बेटे इसमें एंटर करेगा, ये पार्टिकल जाएगा इस हिसाब से, ये ऐसे चलता है। बात समझ में आई है? इस हिसाब से चलता है। अब वो क्यों चला है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे इसमें एंटर करेगा तो तुरंत इसके ऊपर फोर्स आएगी नीचे की तरफ। ये क्यों नीचे की तरफ आएगी? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है,
और ये फोर्स कितनी आएगी, चार्ज अपना फील्ड दूसरे की। पार्टिकल थोड़ा आगे गया, ये फोर्स नीचे रहेगी। पार्टिकल आगे गया, ये फोर्स नीचे रहेगी। पार्टिकल यहां पर आया, फोर्स नीचे रहेगी। पार्टिकल यहां पर आया, फोर्स नीचे रहेगी। कहने का मतलब है कि x के अलोंग यहां पर कोई भी फोर्स नहीं है साहब। अगर x के अलोंग फोर्स नहीं है, इसका मतलब x के अलोंग कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है साहब। क्या बॉडी के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगती है? हाँ। किधर लगती है? y के अलोंग। अगर y के अलोंग है तो बोल y के अलोंग कितना एक्सेलरेशन हो गया? तो सर y के अलोंग जो एक्सेलरेशन हो गया वो हो गया QE/m। ये एक्सेलरेशन, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट होती। क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? हाँ। बच्चे के दिमाग में बैठते ही आ गया, इकलौता एक्सेलरेशन वो कांस्टेंट है, ये पैराबोला है। फिर भी हम लोग प्रूफ करते हैं यार, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए पहले कैसे करते हैं प्रूफ? पार्टिकल लो, ओ सॉरी क्या नाम, कोई पॉइंट लो। ये ले लिया साहब पॉइंट, यहां ले लेता हूं, ये ले लिया। कोऑर्डिनेट डाल दिए पी एक्स पार्टिकल के, पॉइंट के एक्स और वाई। एक्स क्या चीज है सर? यहां से एक्स आगे और वाई नीचे, ये एक्स और ये वाई है। एक्स आगे और वाई नीचे। क्या टाइम एक ऐसी चीज है दोनों को जोड़ेगा? हाँ। क्या एक से टाइम निकाल के दूसरे में डाल दूं? बिल्कुल सही है सर, एक से टाइम निकाल। क्या x बराबर होगा बेटे यू एक्स टी प्लस में हाफ ऑफ ए एक्स टी का स्क्वायर? बिल्कुल सही है सर। क्या यहाँ पे ax की वैल्यू 0 है? हाँ। अगर साहब ax की वैल्यू है 0 तो x इक्वल्स टू हो गया यू एक्स टी और टाइम की वैल्यू हो गई x अपॉन में u। ux की वैल्यू मुझे u गिवन है, ux की वैल्यू क्या है? u विद सम वेलोसिटी u। बोले स्टेप सही। एक से उठा के दूसरे में डाल अगेन। क्या y इज इक्वल्स टू हो गया बेटे यू वाई टी प्लस में हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर? हाँ सर। बोल स्टेप सही है। ए वाई यू वाई कितना है सर? हॉरिजॉन्टल थ्रो है तो यू वाई की वैल्यू 0 है। बिल्कुल सही है सर। अगर यू वाई 0 तो y इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए वाई ये रहा, दैट इज क्यू ई बाई एम इनटू टी का स्क्वायर। टी ये है बेटे, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर। टी स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर बाई यू का स्क्वायर। अब इस रिलेशन को तू बारीकी से देख। इस रिलेशन के अंदर ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट हैं, ये सभी चेक कर। चार्ज गिवन है, ई गिवन है, पार्टिकल का मास गिवन है, यू वेलोसिटी गिवन है। क्या कांस्टेंट लिख दूं सबको? हाँ। तो यहां से कंफर्म हो गया कि y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर जैसा पैरामीटर या इक्वेशन सेट होती है साहब, वेयर के इज अ कांस्टेंट। बच्चा बोला सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो हमेशा पैराबोला होता है। तो शो दैट द पाथ फॉलोड इज पैराबोला, ये रहा। बच्चा बोला सर किसी एंगल पे थ्रो कर देता, एंगल पे भी पैराबोला होना है। क्लियर है? यहाँ पे नॉर्मल डाल रखा है, पैराबोला प्रूफ कर दिया है। क्योंकि बेटे स्पेशल केस लेकर, ये क्या नाम है, कुछ केसेस को लेकर के डेरिवेशन आसान हो जाते हैं। बिल्कुल सेम डेरिवेशन हो गया ये। किसी एंगल पे फेंकोगे वो पैराबोला आ जाएगा, उसका न्यूमेरिकल कर लेंगे। बोल बात पकड़ में आती है? तो उसने कहा था कि मोशन को डिस्कस करिए, तो मैंने किसी एंगल पे, जब फील्ड पे किसी एंगल पे डाला है तो मोशन डिस्कस हो गया पैराबोला। और तुम बड़े बच्चे हो कि अगर मैं इसको ऐसे डाल देता बेटे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ देता है बिल्कुल यहाँ पे, मतलब फील्ड के अंदर, तो सीधी कॉमन सी बात है प्रोटॉन सीधा भाग करके आ जाता है ऐसे। तो पाथ फॉरवर्ड इज स्ट्रेट लाइन। तो कंक्लूजन क्या आया कि साहब फील्ड के एलोंग छोड़ोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, किसी एंगल पर फेंकोगे पैराबोला जाएगा। दो ही तरह के पाथ पॉसिबल होते हैं। क्लियर है बेटे? तो स्किन को रोक और इसको नोट कर ले, ठीक है? ये आपको 11th क्लास का है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और आपको ये लगता है कि लिख लेता हूं जिससे कभी याद करूंगा तो कंपैरिजन में याद हो जाएगा, तो आपकी मर्जी है। ठीक है बेटे? स्किन को रोक, नोट कर। लिख लिया बेटे? और उसके नीचे लिख दे, इस इक्वेशन के नीचे, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, hence the path followed by the particle, hence the path followed by the particle when projected at any angle to electric field
इज पैराबोलिक इन नेचर, इज पैराबोलिक इन नेचर। लिख दिया। अब उसके नीचे नेक्स्ट मार्क करके लिख दें, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है बेटे, ठीक है ना, यही प्लेट है, अगर ये ऊपर वाली प्लस है और नीचे वाली माइनस है तो ये फील्ड के अलोंग हो गया, ये फील्ड हो गई। तो आपने पार्टिकल मान लो यहाँ पे छोड़ दिया तो सब सीधा भाग करके आ जाएगा ऐसे, फोर्स कितनी लगेगी, वही QE, चार्ज अपना फील्ड है दूसरे की, ये प्रोटॉन है हमारा। तो व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, द पाथ फॉलोड बाय इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक बेटे। तो इट मीन्स only two types of trajectories are possible, only two types of trajectories are possible, either straight line or parabolic या parabola, either straight line or parabola in uniform electric field, in uniform electric field, ठीक है बेटे। अब इधर देखो, ये जो इक्वेशन है ना बेटे, इसकी ये जो रिलेशन निकल के आई है लास्ट में, ये रिलेशन, इस रिलेशन का सिग्निफिकेंस काफी यूज कर रखा है एनसीईआरटी ने। क्या कि इस रिलेशन में तू ध्यान से देख, जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q/m के, ये काफी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। आप इसी के नीचे लिख देना हियर, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m, इसे बोलते हैं चार्ज बाय मास, चार्ज टू मास रेशियो। मतलब जिस पार्टिकल का Q/m ज्यादा होगा, Q/m ज्यादा होगा, उसका y ज्यादा होगा, ठीक है ना। बस शर्त ये है, देखो y दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो Q/m पर और एक टाइम पे भी डिपेंड करता है, इस पर डिपेंड करता है टाइम पे। अब मैंने टाइम के बदले x डाल दिया इसके अंदर, तो अगर मैं x की वैल्यू को कांस्टेंट कर लूं ना, x की वैल्यू को कांस्टेंट, तो y डिपेंडेंस हो जाती है Q/m की। y किस पे डिपेंड करता है, Q/m पर। एनसीईआरटी के अंदर बेटे एक न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी के अंदर, ये है एनसीईआरटी का 1.14, बड़ा प्यारा न्यूमेरिकल है, देख क्या है इधर, एनसीईआरटी 1.14। एनसीईआरटी के अंदर ना बेटे इस पर 3 न्यूमेरिकल हैं इसी कंसेप्ट के ऊपर, ये 1.14 है एनसीईआरटी का। देख क्वेश्चन क्या कहता है, Figure 1.33 shows track of 3 charged particles in uniform electrostatic field. Give the sign of these 3 particles या charges or which particle has the highest charge to mass ratio. आपको 2 प्लेट गिवन कर रखी हैं बेटे, ठीक है, एक के ऊपर प्लस चार्ज है, मतलब वही अपनी प्लस सिग्मा, और एक माइनस सिग्मा। अब इसके अंदर ना बेटे मुझे 3 पार्टिकल गिवन कर रखे हैं, इसने 3 पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रखे हैं इस हिसाब से हॉरिजॉन्टल। एक पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी ये गिवन कर रखी है, दूसरे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी ये है, और तीसरे पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी ये है, कुछ ये गिवन कर रखी है इस हिसाब से। ये 3 पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी दे रखी है साहब, पार्टिकल नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। क्वेश्चन ये कहता है कि विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो, किस पार्टिकल का Q/m ज्यादा है, किस पार्टिकल का Q/m ज्यादा है। बात को ध्यान से सुनना। पहली बात तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप इसका सॉल्यूशन मत याद कर जाना, बोर्ड वाला ट्रैजेक्टरी बदल सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। एक तो कहता है साइन बताओ साहब, साइन तो चलो हम बता देते हैं साहब, ये प्लस की प्लेट है, ये माइनस की प्लेट है, ये 2 पार्टिकल प्लस वाली प्लेट की तरफ भागे हैं, ये कॉमन सेंस कहती है कि ये दोनों नेगेटिव चार्ज होंगे, तो ये वाला पार्टिकल नेगेटिव हो गया, ये वाला नेगेटिव हो गया, और ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये तो सब चार्ज हो गए, फर्स्ट पार्ट का आंसर। फिर कहता है सेकंड पार्ट की इनका Q/m, तीनों में से Q/m किसका ज्यादा है, ठीक है सर, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। E कांस्टेंट है तीनों के लिए, हाँ साहब, एक ही फील्ड में है, तीनों का U सेम है, हाँ साहब। अगर X सेम कर दिया जाए तीनों पार्टिकल के लिए, तो जिसका Y ज्यादा है उसका Q/m ज्यादा होगा,
जिसका y ज्यादा उसका q बाई m ज्यादा, मतलब तीनों पार्टिकल का x सेम कर, एक जगह पकड़ ले तीनों पार्टिकल्स को कहीं पर भी, सही है। यहाँ से प्रोजेक्ट हुए ना, फील्ड यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, तो ये स्टार्टिंग एक प्रकार से फील्ड की इस इलाके से लेकर के इस इलाके तक फील्ड है, प्लेट यहाँ से यहाँ तक है, इसके अंदर कहीं पे भी पकड़ ले पार्टिकल्स को, तो तीनों के लिए x सेम कर देता हूं। तो जैसे इस पार्टिकल के लिए देखना, यहां तक लाके देख लेता हूं इस जगह तक, इस पार्टिकल के लिए ये x है तो इतना y बनेगा, इस पार्टिकल के लिए भी उतना ही x लेके गया, इतना y बना, इस पार्टिकल के लिए भी उतना ही x लेकर के गया और इसके लिए इतना y बना। ये वाला y1 नाम डाल देता हूं, इसको y2 डाल देता हूं, इसको y3 डाल देता हूं। तीनों के लिए x की वैल्यू कांस्टेंट सेम करी गई है साहब। अगर x की वैल्यू को सेम कर देता हूं तो y q बाई m पे डिपेंड कर जाता है, जिसका y ज्यादा है साहब उसका q बाई m ज्यादा है। फिगर को बहुत बारीकी से देखा गया, तीनों के लिए x को सेम किया गया तो y3 सबसे ज्यादा है साहब। y3 क्या है, सबसे ज्यादा आ रहा है, तो y3 ज्यादा है y2 से, ज्यादा है y1 से। यहां से कंफर्म हो गया कि q बाई m तीसरे पार्टिकल का ज्यादा है q बाई m दूसरे से और ज्यादा है q बाई m तीसरे पहले से। बात समझ में आई है? अब मेरी बात को ध्यान से सुन लो, ये मत रट जाना कि एनसीईआरटी का सवाल है तीसरा ही है बीता, नहीं। ये एक्चुअल में बेटे जब क्वेश्चन आएगा ना पेपर में, तो क्वेश्चन पेपर के अंदर ही देखा जाएगा, कहीं आप उसको रीड्रॉ करो, ठीक है? क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप फिगर में आराम से देख लो, इतनी बारीकी साफ पता नहीं चल रहा है, ठीक है? तो बहुत ध्यान से देखा जाता है किसका y ज्यादा जा रहा है, ठीक है? एनसीईआरटी का सवाल है, मुझे पता है y3 ही ज्यादा आएगा बेटे, ठीक है? पर कल को ये क्वेश्चन बदल दे, किसी और पार्टिकल का y हैवी कर दे, ठीक है ना? तो स्क्रीन को रोक और सॉल्यूशन लिख लिया। इसी रिजल्ट के ऊपर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन और है, इसी रिजल्ट के ऊपर, आज उसको देखते हैं। ये एनसीईआरटी का 1.33 है बेटे, एनसीईआरटी 1.33 इसी रिजल्ट के ऊपर है। मैं रिजल्ट को ऊपर लिख देता हूं बेटे, y इज इक्वल टू 1/2 QE बाई m x स्क्वायर बाई u का स्क्वायर। यू क्या होता था, u हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो हम पार्टिकल को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? अब सवाल सुन, सवाल क्या है देख ले। A particle of mass small m and charge minus q enter the region between the two charge plates, initially moving along x-axis with speed vx, like particle 1 in figure 1.33 जो अभी कवर किया था, ठीक है सर? The length of the plate is L and an uniform electric field is E maintained between the plate. Then show that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is given by this. Show that y की वैल्यू है QE L स्क्वायर डिवाइड बाय 2m Vx का स्क्वायर। ये सवाल है सर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सुन। 1.33 का जो पहला पार्टिकल है वैसे ही कुछ फिगर बनानी, इधर सुनो। ये 1.33 का पहला पार्टिकल ये है साहब, पहला पार्टिकल नेगेटिव चार्ज है, ठीक है बेटे? तो ऊपर प्लस सिग्मा था हमारा, नीचे माइनस सिग्मा था, और पार्टिकल कुछ मैं थोड़ा नीचे दिखा देता हूँ उसको, ठीक है बेटे? यहाँ से Vx से एंटर करा तो मैंने u की वैल्यू उसने मेरे को Vx प्रोवाइड करी है, ठीक है? और पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट करके ऐसे उसने कहा है फार एज, ऐसे ऊपर जाकर के चिपक गया साहब। चार्ज पार्टिकल -q दे रखा है साहब, हाँ -q था, दैट्स व्हाई मैंने प्लस की प्लेट के ऊपर चिपका दिया ले जा करके, बिल्कुल सही है, ठीक है? और Vx वेलोसिटी है और L इज द लेंथ ऑफ द प्लेट, और जो L है बेटे वो प्लेट की लेंथ है, ये है। अब उसने मुझसे बोला है कि फार एज ऑफ द प्लेट, इसका मतलब ये है कि जहां पर प्लेट खत्म है वहीं पे जाके टकराया है। क्योंकि बेटे y ना आप फील्ड के अंदर ही देख सकते हो, फील्ड के बाहर तो जाओगे नहीं, फील्ड के बाहर तो जाओगे नहीं। अब मुझसे कहता है साहब शो करिए इसको, क्या कि y की वैल्यू ये होगी। कोई बात नहीं, फार एज में बोला सर ये वही फिगर देखता हूं मैं बारीकी से, तो ये चीज y बनती है और साहब ये x बनता है। क्या सर इसके अंदर वही डेरिवेशन लिखना है जो अभी ड्राइव हुआ है थोड़ी देर पहले? हाँ साहब बिल्कुल वही,
ठीक है, मैं नहीं लिख रहा लेकिन आप लोग पूरा लिखोगे, इसको ड्राइव करके लाओगे। ठीक है, मैंने वो बतौर डेरिवेशन करा दिया लेकिन वो इस न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्व करना है, ये न्यूमेरिकल आ गया उस पर। अब जब आप ये डेरिवेशन पूरा कर जाओगे, ठीक है, तो तू ध्यान से देख हियर, जो x है मेरा, जो ये मेरा x होता था वो उसने l दे रखा है, x इज इक्वल टू l है, और जिसको मैं u मान के चल रहा हूं वो vx है साहब। अब तू खुद बता, जब तू x के बदले l रख देगा और u के बदले vx रख देगा, क्या वही उखड़े आ जाएंगे जो उसने टू प्रूफ में दे रखे हैं? हाँ साहब, बोल बात समझ में आती है? तो ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, इसका सॉल्यूशन आपको पूरा लिखना है। ऐसा मत करना कि आप सीधा लिख दो एस वी नो, नहीं साहब, उस दिन याद नहीं होगा ये जिस दिन क्वेश्चन आएगा एस वी नो, डेरिवेशन आना चाहिए। ठीक है, पूरा डेरिवेशन वापस करिए और सॉल्व कर। लिख लिया बेटे? अब जो ये 1.33 है बेटे, बिल्कुल सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन 1.34 है, ये लास्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 1.34। इतना आप समझते हो ना बेटे, ये 1.34 का मतलब है पहले चैप्टर का 34 नंबर, सही ना? ये जो आगे लिखा जाता है ना एनसीईआरटी के अंदर, ये चैप्टर बताता है पहले चैप्टर का 34 क्वेश्चन, ऐसे ही 2.34 होगा तो दूसरे चैप्टर का 34 क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हमेशा ऐसे लिखते हैं हम लोग 1.34, खाली 34 नहीं लिखते इसको। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, सपोज दैट द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.33, ये एक्सरसाइज थी मतलब इस न्यूमेरिकल के अंदर, इज एन इलेक्ट्रॉन। सपोज करिए कि ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कर लेते हैं सब। प्रोजेक्टेड विद Vx इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब इसने बेटे मेरे को वैल्यू दे दी Vx की 2 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है साहब, if E between the plates separated by 0.5 सेंटीमीटर is 9.1 10⁻², जो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू बेटे, E की वैल्यू उसने मुझे गिवन करी है 9.1 10⁻² न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर, वेयर विल द इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द अपर प्लेट, बताइए इलेक्ट्रॉन कहां जाकर के स्ट्राइक करेगा अपर प्लेट पर। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बेटे, if E between the plates separated by 0.5 centimeter, E between the plates separated by 0.5 centimeter, ये 0.5 सेंटीमीटर मुझे गिवन है 0.5। अब उसने बेटे ये नहीं कहा है कि पार्टिकल को कहां से प्रोजेक्ट किया है, पार्टिकल को कहां से, लेकिन न्यूमेरिकल में ये गिवन किया गया है कि ये सेपरेशन 0.5 है। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है कि ये लेट करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है, डाटा ही कुछ हिसाब से दे रखा है क्या कि पार्टिकल को बिल्कुल यहां से प्रोजेक्ट किया गया है, और जब वो यहां से प्रोजेक्ट किया गया है साहब, तो वो इस हिसाब से जाकर के टकराएगा। बच्चा बोला कहने का मतलब ये है बेटे, मैं y की वैल्यू यहां पर y की वैल्यू 0.5 ले लेता हूं। अगर 0.5 है तो क्या वो मुझसे L की वैल्यू पूछ रहा था? हाँ साहब, कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया, बताइए कहां स्ट्राइक करेगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही पैरामीटर दिया हुआ ये, तो क्या वर्टिकल डिफ्लेक्शन इसी को लेट कर लिया। तो ये अगर मेरा y है साहब, तो उसने L पूछा है, तो ध्यान से देख, y गिवन है, इलेक्ट्रॉन है Q गिवन है, E गिवन है, मास गिवन है, इलेक्ट्रॉन का मास मैं जानता हूं गिवन है वैसे, और Vx की वैल्यू गिवन है। क्या इसको सोल्व करूंगा L की वैल्यू आ जाएगी? हाँ साहब, तो बोल यहां से L की वैल्यू क्या बनेगी बेटे, तो यहां से L स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी L स्क्वायर 2mVxy डिवाइडेड बाई Q इंटू E, 2mVxy डिवाइडेड बाई QE। बोल स्टेप सही है, सॉरी 2mVx का स्क्वायर, सॉरी Vx का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे, लास्ट में एक छोटा सा इसका रूट ले लोगे। ठीक है बेटे, जो आएगा उसे सॉल्व कर लोगे। आंसर एनसीईआरटी का सवाल है, मैं लिख देता हूं 1.6 सेंटीमीटर आएगा बेटे। कितना आएगा? 1.6। आप अंदाजा लगा लो कि ये बतौर कोई टॉपिक नहीं है सिलेबस के अंदर, कोई टॉपिक नहीं है ये, लेकिन पूरा टॉपिक भी पूछ रहा है 1.33 में। पिछले में टॉपिक पूछ लिया, डेरिवेशन पूछ लिया, न्यूमेरिकल आ गया, कंसेप्चुअल आ गया उससे पहले वाला।
क्लियर है? ये तीनों पैराबोला ट्रेजेक्टरी के ऊपर सवाल हैं। ऐसा इसमें एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, वो सॉल्व एग्जांपल है। आज उसको कवर कर लेते हैं। पहले स्किन करो और इसको कंप्लीट सॉल्व करना, ये वैल्यू डाल के सारी लिख लिया बेटे। अब आ जा एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल 1.8, सॉल्व एग्जांपल 1.8। ये क्वेश्चन ना बोर्ड के अंदर आ चुका है बेटे, ये सॉल्व एग्जांपल 1.8 पहले चैप्टर का 8वां सॉल्व एग्जांपल। क्वेश्चन सुन क्या है, आप बोर्ड के ऊपर ध्यान से देखना पढ़ना। An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in uniform electric field of magnitude 2 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. The direction of the field is reversed, keeping its magnitude unchanged, and proton falls through the same distance. Compute the time of fall in each case, or contrast the situation with that of free fall under gravity. हमको फिगर गिवन है बेटे, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन के लिए है और एक प्रोटॉन के लिए, दो पार्ट इसमें ए और बी। इधर पहली फिगर ये है, ऊपर मुझे माइनस सिग्मा गिवन है, नीचे प्लस सिग्मा, और इलेक्ट्रॉन को ऊपर से छोड़ा गया है नीचे की तरफ। कॉमन सेंस की बात है कि इलेक्ट्रॉन को जब आप छोड़ोगे इलेक्ट्रॉन को तो प्लस की प्लेट की तरफ भागेगा, बिल्कुल सही है साहब, नीचे भाग करके आएगा। इस डिस्टेंस को या इस हाइट को मैं h ले लेता हूं और u की वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि उसने फ्री फॉल एक प्रकार से ड्रॉप, वो क्या नाम है, फॉल्स बोला है, ठीक है बेटे। फिर सेकंड पार्ट में वो मुझसे कहता है कि साहब प्रोटॉन है, उसने ट्रैजेक्टरी बदल दी है, ओ सॉरी प्लेट बदल दी है, तो एक ही बात है, ठीक है, नीचे की तरफ ही आएगा क्योंकि प्रोटॉन है, माइनस की तरफ भागेगा। ये प्लस हो गया साहब, h ये हाइट भी हमारे लिए h ही है। कंप्यूट द टाइम ऑफ फॉल इन ईच केस, बताइए कितने समय में नीचे आ जाएंगे टाइम ऑफ फॉल। इधर देख बेटे, पहली बात तो ये बता फोर्स कितनी लगेगी। बच्चा बोला सर फोर्स होती है चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, चार्ज अपना इलेक्ट्रॉन का E, फील्ड दूसरे की E। तो बोल एक्सेलरेशन क्या y के अलोंग है? हाँ साहब, दैट शुड बी E। तो यहाँ से कंफर्म हो गया सर AY की वैल्यू हो गई E/m, E/m। टाइम पूछा है साहब, तो इक्वेशन लगा दे h = u/t प्लस में हाफ ऑफ AY/t का स्क्वायर, ठीक है सर, uy 0 गिवन है। यहाँ से अगर t लिखूंगा बेटे सीधा लिख दो, टाइम = √2h/AY, 2h/AY। h की वैल्यू मुझे गिवन कर रखी है क्या, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटे। तो AY की वैल्यू भी यहीं पे पुट कर दूं सीधा, चल लिख देता हूँ, √2h में E/m ऊपर, तो टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन के लिए लिखा है बेटे, ठीक है, तो √2h, h का मतलब एक प्रकार से सेपरेशन, 1.5 सेंटीमीटर, तो 1.5 10⁻²-2 -2, ठीक है। ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर बेटे, मीटर के अंदर। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आप लोग जानते हो 9.1 10⁻³ किलोग्राम SI इंटू E 1.6 10⁻⁻19 इंटू कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड 2 × 10⁻⁴। ये है बेटे। अब ये सॉल्व एग्जांपल है तो मैं डायरेक्ट रिजल्ट भी यहीं से लेता हूं बेटे। ये आंसर सॉल्व होकर के आएगा 2.9 10⁻⁻9 सेकेंड, ये आंसर आएगा सॉल्व होने के बाद। बात समझ में आती है? अब वो यही पूछता है मुझसे प्रोटॉन के लिए। अब तुम अच्छे बड़े बच्चे हो बेटे, प्रोटॉन के केस में क्या अंतर आएगा, सेम इक्वेशन बनेगी। जब सेम इक्वेशन बनेगी टाइम ऑफ प्रोटॉन में सीधा लिख देता हूं, बोल 2hm/e × E, मास बदलना है बस। ये इलेक्ट्रॉन के लिए है तो ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डलेगा, प्रोटॉन के लिए तो अंडर रूट का तो साइन 2 1.5 10⁻⁻², मास ऑफ प्रोटॉन 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम, 1.6 10⁻⁻19, चार्ज तो सेम रहना है और फील्ड भी वही है 2 × 10⁻⁴।
जब आप इस वैल्यू को सॉल्व करते हो बेटे, इसको जब सॉल्व करेंगे ये आता है 1.3 10⁻⁻7, 1.3 10⁻⁻7 सेकेंड। तो ये कॉमन सी बात है बेटे, क्या कि जिसका मास ज्यादा, 2H E और E सेम है, जिसका मास ज्यादा उसका टाइम ज्यादा। मास प्रोटॉन का ज्यादा है तो प्रोटॉन ज्यादा टाइम लेगा। बोल सही बात है या नहीं? ठीक है बेटे, तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो हेवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स मोर टाइम। ठीक है बेटे, अब इसमें एक पार्ट और बोलता है साहब कि एक्सेलरेशन को जी के साथ कंपेयर करो, एक्सेलरेशन को जी के साथ, ये इसका सेकंड पार्ट है। अब तुम बड़े बच्चे हो आज साहब, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बोलियो क्या हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन आता है तो दैट वैल्यू शुड बी E/m 1.6 10⁻⁻19। E की वैल्यू मुझे गिवन कर रखी है 2 × 10⁴ डिवाइड बाय मास प्रोटॉन का, तो 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको सॉल्व कर बेटे, ये आता है 1.9 10⁻12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप अंदाजा लगा लो, ये वैल्यू 10⁻12 में है और जी से कंपेयर करने को बोलता है, और हम लोग प्रीवियस नॉलेज से अपने जानते हैं जी होता है 9.8 कि साहब क्या कंपेयर करें, इसको क्या कंपेयर करें। तो एक्सेलरेशन प्रोटॉन का इस सिचुएशन के अंदर लिमिट से ज्यादा है। ठीक है बेटे, तो 9.8 होता है, ये 1.9 10⁻12 है। अब ये एनसीईआरटी का एक सॉल्व एग्जांपल है जिसके अंदर ट्रैजेक्टरी फॉलोड बाय द चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और दो ही तरह की ट्रैजेक्टरी पॉसिबल है, या आइदर स्ट्रेट लाइन या पैराबोला, और दोनों कंसेप्ट आपके सामने है। ठीक है बेटे, इसको लिख, स्किन को रोक और नोट कर। लिख लिया बेटे। अब एक न्यूमेरिकल बेटे एंगुलर प्रोजेक्टाइल के ऊपर देख ले, एंगुलर प्रोजेक्टाइल पर क्वेश्चन लिख। क्वेश्चन, कैलकुलेट द maximum height and range covered by an electron when projected at angle of 45 degree, when projected at angle of 45 degree as shown in figure, आपसे सारी वैल्यू पूछी है बेटे, ये प्लस सिग्मा है, ये माइनस सिग्मा की प्लेट है, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से प्रोजेक्ट किया गया है बेटे, और 45 डिग्री के ऊपर, 45 के ऊपर। क्लियर है? तो ट्रेजेक्टरी आप लोग जानते हो यही बनेगी साहब, नीचे आएगा। तो आपसे पूछा क्या क्या है, एक तो पूछा हुआ है मैक्सिमम हाइट अटेन, और एक पूछी हुई है रेंज। क्या पूछी हुई है? रेंज। मैं आपको गिवन कर देता हूं कुछ वैल्यूज जो हमें डाटा रिक्वायर्ड है, गिवन करके लिख दो। गिवन ए की वैल्यू गिवन कर रखी है 1.76 10⁻3, 1.76 10⁻3 न्यूटन पर कूलम, 1.76 10⁻3 न्यूटन पर कूलम। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया है, जिस वेलोसिटी से, वेलोसिटी है 2 × 1.676 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बच्चा बोला ये 2 × हाँ, ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी इसलिए मैंने 2 × किया। ठीक है, थीटा 45 दे दिया। E/m इलेक्ट्रॉन का, या तो E अलग, या तो चार्ज का पता है, मास का पता है, सही है, अलग हो, नहीं तो सीधा ही लिख दो बेटे। ये होता 1.76 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम, कूलम पर किलोग्राम। ये डाटा मुझे गिवन है, मेरे से कहता है साहब हाइट निकालो और रेंज निकालो। तो हाइट और रेंज का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। पहली बात तो साहब पाथ प्रोजेक्टाइल होगा, ये कॉमन सी बात है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी, प्लस की प्लेट है, नीचे कहीं भी जाएगा, नीचे की तरफ लगेगी साहब। कितनी लगेगी? चार्ज अपना, फील्ड दूसरे की। तो मैं सीधा लिख देता हूं, ये फोर्स लगेगी बेटे,
अगर साहब फोर्स ये लगेगी कितनी कि चार्ज अपना फील्ड दूसरे की, तो ये वाई के लोगे, हाँ साहब E इंटू ई। तो एफ की वैल्यू हो गई एम ए, तो यहां से बेटे ए वाई की वैल्यू मेरे पास आ गई ई बाई एम, ई बाई एम। मैंने ई बाई एम आपको 1.7, ये इसी की वजह से डाटा ये दिया हुआ है, ठीक है बेटे। तो बोलियो कितना हो गया, तो ये हो गया ई बाई एम 1.76 10⁻11 और ई वो 1.76 10⁻3। सॉल्व नहीं करूंगा इसे, ऐसे लिख देता हूं 1.76 का तो स्क्वायर इंटू 10⁻, हो गया 11 3 14, एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, 1.76 का स्क्वायर 10⁻14 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब आ जाओ साहब, खत्म हुआ का फर्स्ट पार्ट। हाइट पूछिए सर, h यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैल्यू पुट कर साहब, यू का स्क्वायर, यू मतलब जिस वेलोसिटी से पूछा है तो यहाँ v दे रखी है, ठीक है, तो v का स्क्वायर लिख देता हूँ, एक ही बात है। v मुझे गिवन किया है 2 इंटू, एक साथ ही लिख देता हूँ बेटे इसका, ठीक है ना, थोड़ा लिखने में अच्छा लगेगा और कुछ नहीं है, ऐसे लिख देता हूँ। तो 2 इंटू में 1.76 इंटू 10⁻6 ये v हो गया, और साइन 45 1/√2 इसका छोटा सा स्क्वायर डिवाइड बाय, और जो 2g होता था ये g नहीं होगा बेटे, यहाँ पे तो ay होगा ना, ay, और ये हो गया 2 इंटू ay दैट इज 1.76 का स्क्वायर और 10⁻14 सॉल्व कर इसको। तो तू सॉल्व करेगा बड़े बच्चों, ध्यान से देखिए बेटे, ये जब इसका 4 बनेगा ना, 4 का 2 इसे कैंसिल करेगा, 2 इसे करेगा, 1.76 का स्क्वायर इसे कैंसिल करेगा, क्लियर है। ये 10⁻6 और 2 12 हो गया, तो 1/100 हो गया, ठीक है। तो दैट इज इक्वल्स टू 1/100। तो 1/100 का मतलब आप इसको लिख दो 1 सेंटीमीटर। बोल बात समझ में आती है। फिर सेकंड पार्ट में बोलता है साहब मुझे रेंज चाहिए, रेंज कितनी हो गई, तो दैट इज यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी का मतलब हो गया ए बाई, बहुत सही है। थीटा 45 है साहब, मैक्सिमम रेंज पे जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये 90 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर बाई ए वाई हो गया, ठीक है। यू का स्क्वायर, यू मतलब वी, वेलोसिटी गिवन है, वी कितना है साहब, तो 2 इंटू में 1.76 10⁻6 का छोटा सा स्क्वायर ए वाई, एक्सेलरेशन ए वाई, दिस इज 1.76 का स्क्वायर इंटू 10⁻14, ठीक है। जो कैंसिल आउट होता है उसे कैंसिल कर ले, 1.76 स्क्वायर इसको ले बैठेगा, ठीक है बेटे, 10⁻12 हो जाएगा, ये 2, ये क्या बचेगा 1/, ठीक है ना। तो ये क्या नाम 4/100, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। तो दैट इज 4/100, तो 4/100 का मतलब 4 सेंटीमीटर, क्लियर। तो कहने का मतलब ये था कि बेटे क्वेश्चन जो है एंगुलर प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में भी बनता है, ठीक। इसके को रोक और आराम से सॉल्व कर, लिखिए बेटे। अब बेटे इस चैप्टर का एक क्वेश्चन, बड़ा प्यारा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन वो सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज में गिवन कर रखा है। क्वेश्चन इस चैप्टर का है लेकिन है सेकंड चैप्टर में, एक बार उसको डिस्कस कर देते हैं। ये एक्सरसाइज का 2.31 है, 2.31 मतलब सेकंड चैप्टर का 31 क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन। देख क्या इसके अंदर बेटे 5-6 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। आप बोर्ड से पढ़ते रहना, मैं यहां पढ़ देता हूं दर्शन। पहला, वैसे जो मेन मुझे कराना है वो इसमें बी पार्ट है, ठीक है, बाकी तो सिंपल कंसेप्चुअल है, 1-2 अभी नहीं होंगे क्योंकि वो पोटेंशियल के क्वेश्चन है। पहला, 2 large conducting spheres carrying Q1 Q2 are brought close to each other. Is the magnitude of electrostatic force between them exactly Q1 Q2 by
4 pi epsilon naught r square, where r is the distance between their center. साहब उसने बोला है लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, और जिस ये Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर है बेटे, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ है। कहता है दो लार्ज स्फीयर हैं साहब, उनके बीच में लगने वाली फोर्स क्या यही होगी? तो जिस दिन कूलम्ब्स लॉ स्टार्ट होता है उस दिन साफ लिखा दिया जाता है कि दिस इज वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, और इसने बोला है लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, क्योंकि साहब जब वो एक दूसरे के नजदीक आएंगे वो इंडक्शन करेंगे। क्लियर है? तो आप जवाब देंगे नो, द फोर्स इज नॉट गिवन बाय दिस बिकॉज द गिवन स्फीयर्स आर लार्ज इन साइज। फिर जो इसका बी पार्ट है बेटे, ये बी पार्ट साहब क्वेश्चन नहीं है, जन्नत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि इफ कूलम लॉ इन्वॉल्व 1 बाय आर क्यूब, अगर कूलम्स लॉ के अंदर 1 बाय आर क्यूब आता इंस्टेड ऑफ 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर के बदले 1 बाय आर क्यूब आता, वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू? क्या गॉस लॉ तब भी ट्रू होता? ये है जो मेन क्वेश्चन मुझे आज डिस्कस करना है। अगर कूलम्स लॉ के अंदर 1 बाय आर क्यूब आता, आर स्क्वायर ना आता, तो बच्चा बोला सर चेक कर लेते हैं इसमें क्या है, हम एक चार्ज ले लेते हैं जैसे उसके प्रूफ में लिया था, ये क्यू चार्ज है साहब, एक गॉसियन लेट कर लेते हैं, यही अपना स्टाइल है पुराना, हाँ, आर रेडियस का, और यहाँ ds ले लिया, ये यही एरिया वेक्टर ई हो गया, यही नॉर्मल हो गया, तो थीटा की वैल्यू 0 कर दी सर। प्रूफ हमको याद है, फाई इज इक्वल टू ए डॉट ds। क्या साहब यहाँ पर ए डी एस कॉस 0 है? बिल्कुल सही है सर। ए की वैल्यू, ए कांस्टेंट है, बाहर आ गया, ds का इंटीग्रेशन कर दूंगा, 4 पाई आर स्क्वायर गॉसियन सरफेस है, बिल्कुल सही है। अब वो बोलता है e के अंदर आर क्यूब, मतलब e की वैल्यू तू जानता है k क्यूब बाय आर स्क्वायर होती है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, लेकिन वो कहता है आर क्यूब होनी चाहिए। हो गई साहब, आर क्यूब कर दिया जब आपने कहा है तो, और ये हो गया 4 पाई आर का स्क्वायर। कैंसिल आउट कर कुछ हुआ? हाँ सर, ये जो भी बचेगा वो बच जाएगा। k की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो गया क्यूब 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में ये वाला एक आर काट दो, चलो इसको कैंसिल आउट करो, ये आर हो गया, 4 पाई कटा। सर जब फ्लक्स को ध्यान से देखा तो उसके अंदर आंसर आया Q बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहां से कंफर्म हो गया कि जो फ्लक्स है वो आर पर डिपेंड करता है। और जिस दिन मैंने आपको गॉस थ्योरम लिखाई थी बेटे, गॉस थ्योरम, उस दिन क्लियर लिखवा दिया था, पहला पॉइंट देखना यही है कि इस रिजल्ट जो गॉस थ्योरम का रिजल्ट है उसके रिजल्ट के अंदर ये आता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें आर नहीं आता। कि गॉस ये कहती है कि साहब फ्लक्स रेडियस पे या साइज पे, गॉसियन की साइज पे डिपेंड नहीं करता है, और अगर यहाँ आर क्यूब लेता हूं तो रिजल्ट गॉसियन के साइज पे डिपेंड कर रहा है, रिजल्ट गॉसियन के साइज पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब कि अगर कूलम लॉ आर क्यूब चेंज हो जाता है तो साहब गॉस लॉ भी वेरीफाई नहीं होगा, गॉस लॉ वैलिड ही नहीं होगा। ठीक है, तो सवाल था कि इफ कूलम लॉ इन्वॉल्व 1 बाय आर क्यूब वुड गॉस लॉ बी स्टिल ट्रू? तो जवाब है नहीं, गॉस लॉ ट्रू नहीं होगा, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। ठीक है बेटे, ये मेन है जो इसके अंदर बी पार्ट है। सी पार्ट मैंने आपको करार रखा है उस टाइम पर भी, आई स्मॉल टेस्ट चार्ज रिलीज्ड एट रेस्ट एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फिगरेशन, विल इट ऑल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट? क्या लाइन के अलोंग जाएगा? साहब तू जानता है टेंजेंट फोर्स की तरफ जाएगा, फोर्स होती है फील्ड पे टेंजेंट, तो टेंजेंट टू द फील्ड लाइन चलेगा। What is the work done by field of a nucleus in complete circular orbit? कंजर्वेटिव फोर्स होती है साहब, whatever be the shape of the orbit. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव नेचर है, पाथ फॉलोड, वर्क डन इज ऑलवेज 0 along a closed path. अभी हम लोग बेटे ये E और F नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, क्यों होता है ऐसा, मतलब इतना हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, इसका डायपोल मोमेंट हाई होता है। तो अगर आप G लिखोगे तो G के अंदर किस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज आल्सो हाई, इट इज अ पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है बेटे, तो इसके साथ ही आज की क्लास कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।